हम लोगों ने बात की थी ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन स्कीम के बारे में, व्हाट इज द प्रोसीजर, एंड एक पर्टिकुलर एग्जांपल हम लोगों ने सॉल्व किया था ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर। इस लेक्चर में भी वही सेम प्रोसीजर डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन स्कीम के बारे में, और एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑन ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन स्कीम। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन दैट आई हैव टेकन सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग इस प्रोसीजर के ऊपर बहुत अच्छे से हो जाए, बिकॉज यही सेम प्रोसीजर आपका आगे चल के यूज होने वाला है। जब आप यूनिट नंबर 3 में पहुंचेंगे तो वहां पे भी इसी प्रोसीजर के थ्रू आप कॉन्स्टलेशन डायग्राम समझेंगे कि हर एक मॉड्यूलेशन स्कीम में किस तरह से सिग्नल्स को इन फॉर्म ऑफ 5 1 5 2 बेसिस फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। सो आई होप आपको पिछले एग्जांपल से अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, बट ये सेकंड एग्जांपल आपको और अच्छे से बिल्कुल क्लियर तरीके से कि आपको अगर क्वेश्चन डेवलप होता है तो आप उसे शॉर्ट अटेम्प्ट करके आएंगे। So चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज यूजिंग द ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसीजर फाइंड अ सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फंक्शन टू रिप्रेजेंट द सिग्नल S1 S2 S3 आल्सो एक्सप्रेस ईच ऑफ दीज सिग्नल्स इन टर्म्स ऑफ द सेट ऑफ बेसिस फंक्शन। सो ये टर्म हम बाद में देखेंगे जब सिग्नल्स को बेसिस फंक्शन में रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वही बेसिक क्वेश्चन है हमारा कि वी हैव गिवन दिस टाइम 3 सिग्नल्स S1 S2 S3, या इन्हीं को मैं मान सकता हूं X1 X2 X3, कैसे भी लेट कर लीजिए जैसे भी आपको सुविधा लगे। उसके बाद आप इस फंक्शन को स्टार्ट कर दीजिए। सो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फंक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कितने बेसिस फंक्शन होते हैं। नाउ हियर m इज इक्वल टू 3, तो n इज इक्वल टू कितना होगा, क्या लेस देन होगा या इक्वल टू होगा। तो क्या मैंने यहाँ पे आपको लास्ट में एक टर्म बताई थी कि अगर सिग्नल इंडिपेंडेंट सेट फॉर्म करते हैं तब हमारा होता है n इज इक्वल टू m, और अगर वो डिपेंडेंट सेट फॉर्म करते हैं तब होता है n लेस देन m। लास्ट क्वेश्चन में डिपेंडेंसी बन रही थी, दैट्स व्हाई हमारा 5 4 फंक्शन 0 आया था, यानी हमारे बेसिस फंक्शन 3 रह गए थे। बट दिस टाइम क्या यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी है, यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। कोई भी सिग्नल आपस में ऐड करने पे एक दूसरे में रिलेशनशिप जनरेट नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाई मेरे पास 3 ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फंक्शन आने वाले हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फंक्शन बहुत सिंपल था, दैट इज phi 1 t इज इक्वल टू फर्स्ट सिग्नल डिवाइड बाय इट्स एनर्जी। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट सिग्नल ओवर हियर, दिस इज द फर्स्ट सिग्नल। अगर मैं इसकी एनर्जी कैलकुलेट करूं तो व्हाट इज द एनर्जी, 1 से 2 में सिग्नल रेंज कर रहा है, सॉरी 0 से 1 में सिग्नल रेंज कर रहा है, एम्पलीट्यूड 2 है, तो दिस 2 स्क्वायर dt। सो 2 स्क्वायर बिकम 4, 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और लिमिट है 0 से 1, सो दैट मींस एनर्जी बिकम 4, right? So what is the value of phi 1 t? Phi 1 t is equal to S1 t divided by under root of 4, that is equal to 2. So phi 1 t को ड्रॉ करना है, S1 t आपके पास है, मैग्नीट्यूड को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो मैग्नीट्यूड 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1. So what is phi 1 t? Phi 1 t is ranges from 0 to 1 and the signal amplitude becomes 1. Right? So this is the calculation of first basis function. Now similarly for the calculation of second basis function, जी हाँ क्या यूज करते थे, हम यूज करते थे intermediate function. I required this git is equal to xit minus summation of j is equal to 1 to i minus 1 xij phi jt, और second basis function है तो i is equal to 2 पुट करूंगा, तो g2t हो जाएगा x2t minus j is equal to 1 to 1, यानी एक ही बार ये summation expand होने वाला है, g2t is equal to x2 minus x21 phi 1t। and if remember मैंने आप लोगों को बताया था what is the procedure for x21, इंटीग्रेशन x2 और सेकंड सफिक्स को रख दीजिए phi के साथ, राइट। तो ये हमारा x21 की वैल्यू आ जाएगी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x21 बिकम्स x21 इज इक्वल टू 0 टू t x2 इंटू phi 1t। तो यहाँ पे मैं x2 को ड्रॉ करूंगा, x2 सिग्नल मेरे पास अवेलेबल है, दिस इज s2 और x2 मैंने बोला था कुछ भी मान लीजिएगा। देन phi 1t आपके पास अवेलेबल है, नाउ आपको इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब ये दोनों सिग्नल होंगे तो सेम रेंज में जहां पे 0 से 1 में केवल ये सिग्नल लाई करता है, इसके अलावा सिग्नल की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो इसका भी केवल 0 से 1 तक का जो पोर्शन है वही सिग्नल हमारा वैलिड हो सकता है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद का सिग्नल क्या हो जाएगा 0। तो दैट मींस व्हाट इज द कॉमन रेंज, कॉमन रेंज इज 0 टू 1, x2t की वैल्यू होगी -4, phi 1t की वैल्यू होगी 1, तो दिस बिकम -4 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा t, बिकॉज यहाँ पे dt है, इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लिमिट रेंज फ्रॉम 0 टू 1, तो दैट बिकम -4। तो x21 की वैल्यू -4 आ जाती है। x21 की वैल्यू के बाद g2 कैसे कैलकुलेट करना है, x2 माइनस x21 phi 1t, यानी कि ये मेरे पास phi 1 है, ये मेरे पास x21 है, अगर मैं इसको इस पे मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड 1 है, मल्टीप्लाई बाय -4 हो के एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, जी हाँ -4। तो कैसे रिप्रेजेंट होगा ये सिग्नल, ये सिग्नल बन जाएगा इस तरह से कि s21 इंटू phi 1 इट बिकम -4। तो रेंज वही है 0 से 1 की,
बट एम्पलीट्यूड क्या हो गया, नाउ इट इज -4। और अगर आप इस S2 में से इस S2151T को माइनस करेंगे, सो माइनस करने में मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इसमें से इसे माइनस कर दूं, सो ये सिग्नल रेंज करता है 0 से 2, यानी ये सिग्नल आपका 0 से 2 तक जा रहा है, राइट, 0 से 2 तक, एम्पलीट्यूड है -4। और ये सिग्नल मैं बना दूं जो 0 से 1 तक के लिए जा रहा है, इसका एम्पलीट्यूड भी -1 है, इसका एम्पलीट्यूड भी -4 है। तो जब मैं माइनस करूंगा तो ये जो कॉमन पार्ट है ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो बचेगा कितना पोर्शन, ये पोर्शन बच जाएगा 1 से 2 के बीच में, एंड द एम्पलीट्यूड इज -4, right? So what is the G2 signal? G2 signal is represented by this 1 to 2, the signal amplitude is -4। अब मुझे क्योंकि बेसिस फंक्शन कैलकुलेट करना है, and that is calculated by dividing G2 by its energy, so first of all we will calculate the energy of this G2। और G2 की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेशन 1 से 2 जहां पे सिग्नल लाई कर रहा है, -4 इसका एम्पलीट्यूड है, इसका स्क्वायर ऑफ dt, दैट मींस -4 स्क्वायर बिकम 16, तो 16 हो जाएगा, और ये यहाँ पे इंटीग्रेशन किया 2 - 1, तो दैट बिकम्स 16 एनर्जी ऑफ दिस G2 सिग्नल। सो व्हाट इज द phi2 वैल्यू, सो phi2 वैल्यू बिकम्स phi2 is equal to G2t divided by under root of energy, that is G2t divided by under root of 16, that is G2t divided by 4। so we have the G2t signal। G2t सिग्नल क्या था हमारे पास, ये था। अगर मैं इसे डिवाइड बाय 4 करूंगा, यानी दिस एम्पलीट्यूड इज डिवाइडेड बाय 4, तो ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा -1, यानी व्हाट इज द phi2t सिग्नल, phi2t सिग्नल इज 1 to 2 एंड द एम्पलीट्यूड बिकम -1, राइट। सो दिस इज द सेम कैलकुलेशन ऑफ सेकंड बेसिस फंक्शन। इसी तरह से हम कैलकुलेट करने वाले हैं थर्ड बेसिस फंक्शन। सो थर्ड बेसिस फंक्शन अगेन फ्रॉम द इंटरमीडिएट फंक्शन git इज इक्वल टू sit माइनस ऑफ दिस, जहां पे आप की बार रखोगे i इज इक्वल टू 3, i इज इक्वल टू 3 रखना है, दिस बिकम g3t इज इक्वल टू थर्ड सिग्नल माइनस समेशन j इज इक्वल टू 1 to 2 s3j 5j, जिसे आप एक्सपैंड करेंगे, सो विल गेट s31 एंड s32 ओवर हियर। So what is the S31 value? S31 is calculated by signal multiplied by first basis function S351। So what is the S3 function? S3 function ड्रॉ कीजिए, X3 function को लेके आइए, 51 को लेके आइए, दोनों की मल्टीप्लाई देखिए कौन सा कॉमन रीजन है। जी हाँ, रीजन इज दिस 0 to 1, यही रीजन दोनों में कॉमन रहेगा। तो रीजन की वैल्यू हो गई 0 to 1, S3 की सिग्नल की वैल्यू उस रेंज में 3, 51 की वैल्यू 1 dt, तो इसे इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू बन जाएगी 3, राइट। सो इंटीग्रेट किया, वैल्यू 3 आ गई। सिमिलरली S32 देखिए, S32 होगा सिग्नल मल्टीप्लाई बाय phi2, तो सिग्नल ऑलरेडी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, अब मैं इसके साथ ले आऊंगा phi2, तो अब अगर इन दोनों के आप मल्टीप्लाई देखो तो कौन सा कॉमन रीजन है, जी हाँ, रीजन है 1 से 2 वाला, राइट। तो इसमें जो 1 से 2 वाला रीजन आपका बनेगा, सपोज दिस इज द 1 to 2 रीजन, फॉर एन एग्जांपल दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो ये कॉमन सिग्नल है जो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो सकता है। अदरवाइज आपका phi2 0 है, तो इसके इधर उधर तो आपका ये सिग्नल मल्टीप्लाई होगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो व्हाट इज द लिमिट, लिमिट रेंज टू 1 to 2, व्हाट इज द सिग्नल S3t, दिस एम्पलीट्यूड इज 3, phi2 का एम्पलीट्यूड होगा -1 dt, सो ये हो गया -3, बाहर इंटीग्रेशन करने वाला लिमिट लगेगी 2 - 1, सो इट बिकम -3, राइट। सो S31 की वैल्यू 3 थी, S32 की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई, दोनों वैल्यू अवेलेबल हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G3t, G3t की वैल्यू बनती है S3 माइनस S3151 माइनस S3252, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है 3, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है -3। तो अगर मैं यहाँ पे सिग्नल ड्रॉ करूं, दिस इज माय S3 सिग्नल, दिस इज S31 इंटू 51t, यहाँ पे 3 माइन्यूट था, 51 में मल्टीप्लाई कर दी, 51 सिग्नल कहाँ है, 51 सिग्नल ये रहा, 51 सिग्नल में जब आप 3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0 से 1 तक के लिए 3, राइट, 0 से 1 तक के लिए 3, और phi2t में -3 मल्टीप्लाई करना है, तो phi2 है आपका ये वाला सिग्नल, इसमें जब आप -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहुंच जाएगा +3 पे, राइट, 1 से 2 +3। तो ये तीनों सिग्नल अब मेरे पास अवेलेबल हैं। नाउ व्हाट, मुझे इस S3t में से इन दोनों को माइनस करना है। अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो बेसिकली आप टोटल बनाइए, एक टोटल सिग्नल यहाँ पे रेंज फॉर्म होगी। मैं टोटल सिग्नल आपको दिखा देता हूँ फिर से, वैसे तो अब तक आप कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे। ये 0 से 3 तक की टोटल रेंज है, राइट। इसमें पहले तो ये आ गया, इसका एम्पलीट्यूड 3 चल रहा है, पहले तो ये बना S31, ये S31 1 तक जा रहा है, राइट। उसके बाद ये 1 से 2 में ये मिल गया, तो 1 से 2 में ही ये कंटिन्यू हो गया, राइट। दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, 3 है, तो अल्टीमेटली इतना पोर्शन जो है वो कॉमन हो गया ना, ये कॉमन पोर्शन हो गया जो सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये पोर्शन भी सब्ट्रैक्ट करना है 0 से 1 तक का, और फिर ये पोर्शन भी सब्ट्रैक्ट करना है, तो बचेगा क्या, बचेगा मेरे पास 2 से 3, ये पोर्शन आपके पास बच जाएगा। तो व्हाट इज द G3t वैल्यू, G3t वैल्यू इज 2 to 3, एम्पलीट्यूड इज 3, दिस इज द G3 फंक्शन। और अगर एक बार G3 आ गया तो इसकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट करूं, एनर्जी कैलकुलेट करने का मतलब होता है मैग्नीट्यूड स्क्वायर, लिमिट है 2 से 3,
dt, तो ये 9 बाहर, और जब आप इंटीग्रेशन की लिमिट लगाएंगे 3 - 2 1, तो योर एनर्जी बिकम्स 9. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ phi 3? phi 3 is g3 into g3 divided by energy of this g3, that is g3 divided by under root of this energy. एनर्जी हमारी कितनी आई? एनर्जी हमारी 9, तो 9 अंडर रूट करेंगे तो that become 3, और इस सिग्नल को आपने ड्रॉ कर दिया कि यहाँ पे g3 था 3 एम्पलीट्यूड के साथ, यहाँ पे 3 से आपने डिवाइड करना है. सो दिस इज माई phi 3t सिग्नल. आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को भी और इस लेक्चर को अपने आप से ट्राई किया है तो आप इस प्रोसीजर को नहीं भूलोगे, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे. नाउ अब इस क्वेश्चन में हमें एक और चीज पूछी गई थी कि व्हाट आर द सिग्नल इन टर्म्स ऑफ बेसिस फंक्शन, कि अगर आपको सिग्नल्स को बेसिस फंक्शन की टर्म में बनाना है तो आप कैसे बताओगे. तो रिलेशन हमारे पास क्या आया था? phi1 हमने कैलकुलेट किया s1/t, s1/2. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s1? s1 इज इक्वल टू 2 phi1. अब क्या इसमें phi2 है? इसमें phi2 नहीं है, तो बेसिकली phi2 का कंपोनेंट क्या हुआ? 0. क्या phi3 है? नहीं है, तो phi3 का कंपोनेंट भी क्या हुआ? 0. तो बेसिकली s1 इन टर्म्स ऑफ phi1 phi2 phi3, बिकॉज मेरे पास 3 बेसिस फंक्शन है क्वेश्चन के अंदर, तो मैं उसको उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं. हम इसे पॉइंट कोऑर्डिनेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक 2 0 0, बट नाउ दिस 2 0 0 सेज 2 into phi1, 0 into phi2 plus 0 into phi3. Got it? सिमिलरली आपका सेकेंड फंक्शन आपने ड्राइव किया था phi2 इज इक्वल टू g2/4. तो यहां से अगर आप देखेंगे g2 की वैल्यू क्या थी मेरे पास? g2 की वैल्यू थी s2 - s21 phi-t. तो व्हाट इज दिस s2t वैल्यू? वी विल कैलकुलेट फ्रॉम हियर. s2t को आप इधर ले आइए, तो ये फंक्शन हो जाएगा g2t प्लस s21 phi1t, मतलब ये इधर मूव कर गया तो s2t की वैल्यू आ गई. नाउ आई हैव g2 वैल्यू. व्हाट इज g2 वैल्यू? 4 into phi2, तो दिस इज 4 into phi2. आई हैव s21 वैल्यू जो हमने प्रीवियस कैलकुलेट करी है, सो -4 phi1 अपनी जगह पे. तो व्हाट इज द s2t फंक्शन? s2t फंक्शन इज 4 phi2t - 4 phi1t. यानी अगर मैं इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट बोलूं तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -4 then 4 then 0, राइट? -4 phi1, 4 phi2 and 0 phi3. सिमिलरली आप s3 को डिनोट कर सकते हैं. हम लोगों ने कैलकुलेट किया है phi3, वहां से g3 का एक्सप्रेशन लीजिए, g3 इज इक्वल टू s3 माइनस दिस, ये दोनों वैल्यू उठा के इधर भेज दीजिए तो s3 की वैल्यू आ जाएगी. दिस इज 3 phi3 प्लस 3 phi1 माइनस 3 phi2. यानी व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स? 3 -3 and 3. सो दिस इज द प्रोसीजर कि अगर आपसे पूछा जाए सिग्नल्स को बेसिस फंक्शन की टर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, सो दिस इज द प्रोसीजर. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट यूनिट में जो आप मॉड्यूलेशन स्कीम से देखेंगे वहां पे मोस्टली मॉड्यूलेशन स्कीम में कॉन्स्टलेशन डायग्राम के बारे में बात करूंगा, जो कि यही चीज है कि सिग्नल को बेसिस फंक्शन की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट? सो इसी के साथ ये लेक्चर आपका फिनिश, और इसी के साथ आपकी यूनिट नंबर 2 जो है दैट इज ऑल्सो ओवर. नाउ इन द अपकमिंग लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3, दैट इज डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम्स. सो स्टे ट्यून विद मी. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.